सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में कि कैसे हम अपनी कॉस्ट सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं डायनामो डीबी टेबल में। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे दो टेबल हैं और हम सेम एप्लीकेशन है, सेम ट्रैफिक है, सेम डाटा है, लेकिन एक कॉस्ट कर रही है $40 और एक कॉस्ट कर रही है $4000 पर मंथ अप्रॉक्स। तो ऐसा क्यों होता है और हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो डिफरेंस जो है कुछ चीज़ों में आ जाता है। फॉर एग्जांपल बिलिंग मोड, ऑन डिमांड वर्सेस प्रोविज़न, ये एक मेन क्रिटिकल डिसीजन है जिससे कि कॉस्ट डिसाइड होती है। इसके बारे में मैं आगे डेमो भी दूंगा। एंड ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन कि आप ऑटो स्केल किस बेसिस पे कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और हाउ यू मॉडल रीड्स, तो जो डायनामो डीबी है उसमें रीड और राइट की जो है अलग कॉस्ट है, अगर जो रीड्स या राइट हैं वो इवेंचुअल कंसिस्टेंट है या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड क्या है या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया डिटेल में। और एक और ऑप्शन भी आ जाता है जिससे कि हम कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम टू लिव, यानी कि डीबी में से डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट करने का भी ऑप्शन डायनामो डीबी देता है। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली कवर करेंगे कि कैपेसिटी यूनिट्स को थोड़ा सा डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ऑन डिमांड वर्सेस प्रोविज़न, ये ही एक मेन डिसीजन है जिससे कि कॉस्ट पे थोड़ा काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। ऑटो स्केलिंग के बारे में देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग हमें किस तरह करनी चाहिए, और आई मीन जनरली इट्स ए ब्लाइंड स्पॉट एंड वाइट लैग्स ऑन स्पाइक्स। थ्रॉटलिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, और एडेप्टिव कैपेसिटी क्या है। तो आरसीयू के बारे में और डब्ल्यूसीयू के बारे में समझते हैं। तो देखिए, वन राइट कैपेसिटी यूनिट जो है बहुत ही सिंपल है। उसका मतलब आप ये है कि हम 1 राइट पर सेकंड करेंगे फॉर एन आइटम अप टू 1 KB, मतलब 1 KB का जो डाटा सेट है उसको अगर हम राइट करना चाहते हैं डीबी में, तो 1 राइट कैपेसिटी यूनिट हमारी कंज्यूम हो जाएगी। और 1 आरसीयू मतलब आरसीयू और डब्ल्यूसीयू के टर्म्स में हम कैपेसिटी को प्रोविज़न करते हैं टेबल में कि हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए रीड और राइट की। जो हमारा जो एस्टीमेट है कि हमें कितने राइट्स पर सेकंड करने हैं, पहले हम टेबल में उसे मेजर करते हैं और फिर आरसी और डब्ल्यूसीयू की टर्म्स में कन्फिगर करते हैं। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि डब्ल्यूसीयू और आरसीयू होता क्या है। और रीड कैपेसिटी यूनिट में हम पर सेकंड रीड करेंगे डाटा को, और इस डाटा की जो साइज़ होगा 4 KB, मतलब 4 KB का डाटा पर सेकंड अगर हम रीड करते हैं तो 1 रीड कैपेसिटी यूनिट कंज्यूम होती है। तो राइट्स मेजर्ड इन 1 KB चंक्स, रीड जो है वो मेजर होता है 4 KB चंक्स में। रीड्स गेट बिगर चंक पार्ट वाइल द रीड्स आर चीपर देन राइट्स। तो मतलब जो एक ऑब्वियस है कि जो रीड्स जो हैं उसमें ज़्यादा डाटा रीड हो रहा है, तो रीड्स जो हैं ऑब्वियसली चीपर होते हैं राइट्स से। तो 3 रूल्स हैं बेसिकली जो डिटरमाइन करेंगे आपकी बिल को। और इसमें क्या है कि देखिए, एवरीथिंग राउंड्स अप। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे जो है रीड कैपेसिटी यूनिट जो है 4 KB का डाटा रीड करता है, और राइट कैपेसिटी यूनिट 1 KB का डाटा राइट करता है। अब सपोज करिए कि आपका जो राइट है वो 0.5 KB का हुआ है, लेकिन तब भी आपका जो राइट कैपेसिटी यूनिट है वो 1 कंज्यूम होगा। तो मतलब ये जो राउंड अप होता है, ये राउंड अप तो होता है लेकिन ये AWS के फेवर में राउंड अप होता है। ऐसा नहीं है कि 0.5 KB का आपका हाफ WCU लग जाएगा। उसी तरह अगर आप 1.1 KB का डाटा राइट करते हैं, यानी कि अब वो 1 KB से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो आपके 2 राइट कैपेसिटी यूनिट लगेंगे, ठीक है। उसी तरह रीड पे आ जाते हैं। अगर 4.1 KB का आप डाटा रीड कर रहे हैं तो 4 KB पे जो है 1 राइट कैपेसिटी यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए थी 4 पे, लेकिन जैसे ही आपका 4.1 हो गया तो यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 RCU पे चली जाएगी। इसमें एवरेजिंग नहीं होगी, राउंड अप होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखने के लिए। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी रीड्स कॉस्ट हाफ। अब क्या है
कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे कि हम है ना डाटा को रीड जब करते हैं तो एक होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और एक होता है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का जो प्राइस है वो ये है कि 1 RCU में जो है 2 इवेंचुअल कंसिस्टेंसी रीड हो जाएगा। मतलब कि अगर जैसे कि वैसे तो 1 RCU में 4 KB का डाटा रीड होता है, लेकिन अगर आपका इवेंचुअल कंसिस्टेंट आपका है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसमें आपके 1 RCU में ना आपको एक्चुअली में 2 इवेंचुअल रीड पर सेकंड मिल जाएंगे। तो मतलब कि आपका इवेंचुअल जो कंसिस्टेंसी का जो रीड है वो हाफ प्राइस पे पड़ता है आपको। बहुत ये मतलब इट्स ए वेरी गुड थिंग टू नोट कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अगर आपकी है तो आपकी रीड कैपेसिटी का जो कॉस्ट है वो हाफ आता है। इसको और अभी डिटेल में समझाऊंगा मैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट डबल, और उसी तरह अगर आप ट्रांजैक्शनल जो राइट और रीड कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो डबल हो जाता है। मतलब कि जहाँ पे 1 राइट कैपेसिटी यूनिट लग रहा था वहाँ 2 लगेगा, और जहाँ पर 1 RCU लग रहा था वहाँ 2 RCUs अब आपके कंज्यूम होंगे अगर आप ट्रांजैक्शनल लेवल के सिलेक्ट करते हैं राइट्स और रीड्स। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं RCU और WCU की टर्म्स में। मतलब हम कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी टेबल को कितना RCU और WCU चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा यूज़ केस है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है 500 रीड्स पर सेकेंड का, ठीक है। और वो आपका जो है एक टेबल में जो आइटम है वो 6 KB के अराउंड है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ओके है, मतलब आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ही चाहिए। तो इस सिनेरियो के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि मेरा को कितना राइट कैपेसिटी यूनिट और रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए, क्योंकि ये हमें ना बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम टेबल बनाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको पहले से हमें पता है कि हमें कितना चाहिए रीड राइट कैपेसिटी, तो उसमें हमारी कॉस्ट सेविंग बढ़ जाएंगी। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे, लेकिन इसको अभी समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है कि 6 KB का है तो वो राउंड अप हो जाएगा 8 KB पे, क्योंकि 4 KB के चंक्स होते हैं। तो रीड के लिए जो है हमारे को 2 KB के चंक्स जो हैं हम रीड करेंगे एक बारी में, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है तो, क्योंकि जो मैंने शुरू में डाटा दिया था वो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड का था, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड जैसे आप कर रहे हो, एज्यूम करके चलते हैं, तो आपके 2 RCU लगेंगे एक रीड के लिए, एक आइटम को रीड करने के लिए, ठीक है, पर सेकेंड। अब अगर आप इवेंचुअल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका जो यूज़ केस है वो इवेंचुअल का है, तो अगर इवेंचुअल कर रहे हैं तो 1 RCU ही चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि इवेंचुअल अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमारी जो रीड कैपेसिटी यूनिट है वो हाफ यूज़ होती है। तो इसमें भले ही 8 KB का डाटा यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे को 2 की जगह 1 RCU लगेगा, क्योंकि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हम जा रहे हैं। अब आपका जो आंसर है वो ये है कि 500 रीड्स के लिए आपको 500 RCU लगेंगे, क्योंकि आपका जो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है। अब इस क्वेश्चन में इमेजिन करिए कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड होता तो आपके 1000 मतलब इसके डबल लगते, मतलब 1000 आपके RCU लगते स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में। लेकिन आप तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बिलिंग मोड्स के बारे में, ऑन डिमांड वर्सेस प्रोविजन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है डिसीजन थोड़ा सा बिग है और ये इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगा कॉस्ट को। तो कैसे करेगा, जैसे ऑन डिमांड जो मोड है ये एज द नेम सजेस्ट बहुत इजी है कि आपको कुछ प्रोविजन नहीं करना है। प्रोविजन मीन्स आपको नहीं कैलकुलेट करना कि आपका RCUs कितने लगेंगे टेबल में, मतलब रीड और राइट RCUs आपको डिफाइन नहीं करने। आप ये ऑन डिमांड स्केल करेगा, मतलब कि जितना जितना रिक्वायरमेंट होगा टेबल में उसके अकॉर्डिंग स्केल अप करेगा या स्केल डाउन करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपको प्रोविजन कुछ नहीं करना। तो अगर आपको कुछ भी प्रोविजन ही नहीं करना, सब कुछ ऑन डिमांड है, तो ये स्केल अप और स्केल डाउन लेकिन अपने अकॉर्डिंग करता है यूनिट्स को, तो उसकी में भी कई बार जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है। तो एक जो दूसरा ऑप्शन है प्रोविजन है, बुक कैपेसिटी इन एडवांस। ये थोड़ा सा जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा बेटर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग।
अब लगेगा, मतलब अगर हम थोड़ा-सा हाई लेवल पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा कन्वीनिएंट है कि हम ऑन डिमांड कर लें, जितनी डिमांड है उस हिसाब से बिलिंग हो। लेकिन जो प्रोविज़न है एक्चुअली उसमें हमें डिमांड बतानी पड़ती है, मतलब उसमें हमें एडवांस में डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मेरी टेबल कितना आरसीयू जो है कंज़्यूम करेगी। लेकिन इसके अंदर एक और कैवेट है कि इसमें अगर आपने जो डिफ़ाइन कर रखा है, मिनिमम आपने जो आरसीयू और डिफ़ाइन कर रखे हैं, उनकी कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। तो उस इसमें मतलब कॉस्ट आपको मिनिमल देनी ही पड़ती है प्रोविज़न वाले में, ऑन डिमांड में नहीं देनी पड़ती। बट फिर भी जो लॉन्ग रन में जो है प्रोविज़न थोड़ा चीप पड़ता है, क्योंकि आपको पहले अपनी टेबल की कैपेसिटी पता करनी पड़ती है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, फिर प्रोविज़न वाला जो है लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, यूज़ केसेस हैं कि आपको चूज़ कैसे करना है। अगर आपका ट्रैफ़िक स्पाइकी है, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं है कि ट्रैफ़िक किस तरह से एक्ट करेगा। जनरली ये यूज़ केस शुरू में होता है जब टेबल नई बनाई जाती है, तो तब आप ऑन डिमांड से स्टार्ट कीजिए। एंड पैटर्न आपको नहीं पता है, डाटा एक्सेस पैटर्न, मे बी आप किसी और क्लाइंट के लिए मे बी बना रहे हैं जिसमें आपको विजिबिलिटी नहीं है कि पैटर्न क्या है, तो आप ऑन डिमांड बना सकते हैं। या टेस्ट या टैब टेबल है जिसमें ट्रैफिक कम है, डाटा कम है, तो भी ऑन डिमांड सूटेबल है। तो दोस्तों, पीक इज फार अबव एवरेज का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एवरेज ट्रैफिक है, लेकिन आपका जो पीक आता है, स्पाइक आता है, वो जो है आपकी एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है, तो इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल लोड्स के लिए भी ऑन डिमांड सही है। जो प्रोविज़न है वो बेस्ट है कि अगर आपको ट्रैफ़िक जो है आपका स्टेडी है और प्रेडिक्टेबल है, मतलब कि आपकी टेबल प्रोडक्शन टेबल है, आपकी टेबल एकदम उस पे ट्रैफ़िक जो है एक एवरेज रेट से चल रहा है, आपको पता है कि आपका एक्सेस पैटर्न क्या है, ट्रैफ़िक पैटर्न्स क्या हैं, वॉल्यूम हाई है आपका, इतना हाई है कि आप इज़िली सेव कर सकते हो, पता है आपको, मतलब प्रेडिक्टेबल है। और ऑटो स्केलिंग से आपका मैनेज हो जाता है। ऐसे कई बार क्या होता है कि आपका स्पाइक आता है, लेकिन वो स्पाइक मैनेजेबल है। आपको पता है कि आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊँगा। तो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करके आपका जो वो स्पाइक है वो ईज़िली कंज़्यूम हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह का मतलब यूज़ केस है। और रिज़र्व कैपेसिटी फॉर अ डिस्काउंट। अब ये जो रिज़र्व कैपेसिटी है दोस्तों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टेबल लेवल पे नहीं होता है, ये आप जैसे कि अपने अकाउंट लेवल पे पर ईयर का आप बाय कर सकते हो सब्सक्रिप्शन की। आपके फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेबल्स हैं डायनामो डीबी में, और आपको पता है कि आपके बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हर वक्त प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ टेबल्स यूज़ हो रहे हैं जो रीड राइट कैपेसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपफ्रंट आप पे कर सकते हो पूरे ईयर का एक कॉस्ट, उसमें आपको डिस्काउंट बहुत हैवी मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ केस है कॉस्ट सेविंग के लिए। तो स्टार्ट ऑन डिमांड ऑलमोस्ट एवरीवन शुड। तो जनरली जो है आप स्टार्ट जब कर रहे हैं और आपका टेबल ही न्यू है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि इसमें क्या एक्सेस पैटर्न रहेगा अभी आगे, तो इट्स बेस्ट कि आप इससे स्टार्ट करें। एक बहुत अच्छा अदर एडवांटेज है स्टार्ट ऑन डिमांड का कि अगर आप प्रोविजन के कंपैरिजन में, कि प्रोविजन में ना फॉर एग्जांपल आपने 4000 राइट कैपेसिटी यूनिट्स प्रोविजन कर दिए कि आपका 4000 राइट पर सेकंड का आपका मे बी लोड है, आपका आपने प्रेडिक्ट किया और कॉन्फ़िगर कर दिया, प्रोविजन कर दिया। तो मंथ एंड पे आपको उसका बिल देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रोविजन लोड का मतलब है कि आप मिनिमम जो है, जो एडब्ल्यूएस है, आपके कुछ नोड्स जो हैं वो वार्म करके रखेगा, और आपका बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो एक तरह से कंज्यूम करके रखेगा। तो ये प्रोविजन है, मतलब कि आप ये सिंपली इस तरह से है कि आपने एडब्ल्यूएस में EC2 जो है बना लिए हैं 10-20, और आपने प्रोविजन कर लिए हैं, भले ही आप उन्हें यूज़ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको बिल देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप स्टार्ट करो इससे, ऑन डिमांड से, जहाँ पे कि आपको बिल नहीं देना है। अगर आप जितना यूजेज है उसी के अकॉर्डिंग बिल है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उतना ही है जितना यूज़ किया है। तो लेकिन जब आपको पता लग जाए कि आपका टेबल का क्या एक्सेस पैटर्न है, फिर आप 4000 फिर आप प्रोविजन पे जाइए। अब ऑटो स्केलिंग भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रोविजन के केस में हमें कॉन्फ़िगर करना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटो स्केलिंग में हमारे पास क्या सेटिंग्स होती हैं? ऑटो स्केलिंग में बहुत सिंपल सेटिंग्स है कि आपको एक मिनिमम प्रोविजन आप नोड्स देंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आपके मिनिमम मेंटेन रखने हैं, और
फिर आपको एक मैक्सिमम देना है, जैसे कि एक सीलिंग देनी है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 राइट कैपेसिटी यूनिट डिफ़ाइन कर दी है, मेरा मिनिमम है। मेरी टेबल को मिनिमम इतना जो कैपेसिटी है चाहिए ही चाहिए आपका एवरेज लोड को कंज़्यूम करने के लिए। अब आपको ये लगता है कि आपकी जो टेबल है ना वो 20% से आपका स्पाइक कर सकती है, ठीक है? कभी डेली कोई टाइम है आपका जब ये स्पाइक आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम 40% तक, मे बी 40% तक भी आप सीलिंग एक प्रोवाइड कर सकते हो कि 1400 जो मेरा कैपेसिटी नोड है वो मेरी सीलिंग हो गई। और अब आप टारगेट यूटिलाइजेशन पे उसको फिर ये अपने आप स्केल करेगा, मतलब 70% जैसे ही आपकी प्रोविजन कैपेसिटी का ब्रीच हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही जो कैपेसिटी है वो 700 जो राइट कैपेसिटी यूनिट्स हैं वो अगर कंज्यूम हो जाती हैं, तो फिर जो है जो AWS है वो आपके DynamoDB को स्केल करेगा और आपको ज़्यादा यूनिट्स प्रोवाइड कर देगा पहले से ही, क्योंकि अब आपका डाटा 70% ऑफ योर प्रोविजन को क्रॉस कर चुका है। तो एक छोटा-सा जैसे एग्ज़ाम्पल है कि ट्रैफ़िक जनरली क्या है कि आपका ट्रैफ़िक में स्पाइक आ गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो आपका कैपेसिटी है वो इतनी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं करता है। तो उस केस में थोड़ा-सा थ्रॉटलिंग हो जाता है। तो ये एक मतलब टिपिकल केस है, जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको आपको पता लगेगा कि प्रोविज़न में मान लीजिए आपने ऑटो स्केलिंग ही कॉन्फ़िगर नहीं करा है, या आपने उतना कॉन्फ़िगर नहीं करा है जितना रिक्वायर्ड है, या आपका जो आपका स्पाइक है वो बहुत इंस्टेंट है। मतलब कि आपने 70% के या 80% के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करा है कि 80% तक जब लिमिट आ जाए तब आपका स्पाइक करे। लेकिन हो सकता है कि आपका वो स्पाइक इतना शार्प था कि वो 80% पे आने के बाद जब AWS ने उसे डिटेक्ट करा और ऑटो स्केल करा, वो और स्पीड से मतलब डाटा उसमें आ गया और इतनी जल्दी वो स्केल नहीं कर पाया, तो थोड़ा थ्रॉटलिंग हो जाता है। तो उस केस में जनरली आपका ये एक ऑप्शन बेस्ट है कि जब इस तरह के स्पाइक्स आ रहे हैं तो पहले आप ऑन डिमांड कर लें। उससे आपको थोड़ा-सा ये पता लग जाएगा कि आपके स्पाइक्स किस तरह के हैं, आपका ट्रैफ़िक किस तरह से है। आप उसको क्लाउड वॉच मैट्रिक्स में आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी राइट कैपेसिटी यूनिट्स कितने कंज़्यूम हुए हैं, किस टाइम पे। जब आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए आपके ट्रैफ़िक का, फिर आप प्रोविज़न पे जाइए और ऑटो स्केलिंग को भी उसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कीजिए। तो सेट द मिनिमम हाई इनफ, मतलब मिनिमम जो है ऑटो स्केलिंग में आप एटलीस्ट इतना रखिए कि आपकी एवरेज टेबल की जो ट्रैफिक है कंज्यूम हो जाए, और फिर जो है बाकी का जो स्पाइक है अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप फिर ऑन डिमांड ट्राई कीजिए। तो दोस्तों अब हम थ्रॉटलिंग के बारे में बात करेंगे। तो थ्रॉटलिंग जो है ऑफ़न इनविजिबल होती है, और वो क्यों इनविजिबल होती है, क्योंकि जैसे कि अगर हम कोई एसडीके मतलब कोई भी जावा एसडीके फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं और उससे कि राइट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट थ्रॉटल हो रही है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा यूज़ केस है कि मेरी जो राइट कैपेसिटी यूनिट है वो बहुत कम है, लेकिन मेरा जो डाटा मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है ना कि एस डी के जो है ना, जो एपीआईज हैं वो बैकएंड पे अपने आप उसको रिट्राई करेंगी, और उसको रिट्राई करेंगी, उसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगी, क्यू कर देंगी। तो उससे क्या है कि जनरली आपको थ्रॉटलिंग दिखेगी नहीं, वो मतलब जो जो एक सबसे पहला इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि सब कुछ थोड़ा स्लो हो जाएगा, राइट्स थोड़े स्लो हो जाएंगे। वो ट्राई करेगा कि उसको क्यू करके राइट्स को पुश कर दे। बट बेस्ट ये है कि आप मैट्रिक्स देखें और उससे पता लगाएं कि मतलब थ्रॉटलिंग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें डाटा लॉस भी हो सकता है। 3 कॉजेज़ ऑफ थ्रॉटलिंग। बेसिकली ओवर कैपेसिटी टेबल वाइड, मतलब डिमांड एक्सीड कर गई है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि आपकी राइट कैपेसिटी यूनिट आपने 5 दे रखी है, लेकिन आपका जो डाटा है वो 5 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आप डाटा राइट कर रहे हो, तो इस तरह से। दूसरा है कि हॉट पार्टीशन के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था कि हॉट पार्टीशन बनते कैसे हैं, और उसके जब हॉट पार्टीशन बन जाते हैं तो पार्टीशन पे भी एक लिमिट होती है राइट कैपेसिटी की और रीड कैपेसिटी की, तो वो ब्रीच होनी शुरू हो जाती है, तो तब थ्रॉटलिंग होती है। और तीसरा है कि ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में भी जो है, जो कैपेसिटी है उनकी सेपरेट होती है। तो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस का अपना जो है कैपेसिटी है, और वो अगर ब्रीच हो जाता है तो भी थ्रॉटलिंग होती है। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है बैक प्रेशर का। फॉर एग्जांपल आपकी जो बेस टेबल है वो राइट कर रही है
GSI में, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो आपका ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है उसका जो राइट कैपेसिटी है वो बेस टेबल से मैच नहीं करता। मतलब कि बेस टेबल में तो फॉर एग्जांपल 10,000 राइट्स आप कर रहे हो और उसमें आपका ऑन डिमांड है, या फिर फॉर एग्जांपल उसमें 10,000 RC मतलब WRC आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, राइट कैपेसिटी यूनिट। लेकिन जब आपने पार्टीशन बनाया, मतलब सॉरी इंडेक्स बनाया, तो इंडेक्स में जो राइट कैपेसिटी यूनिट है वो आपकी बहुत कम है, मतलब 50% कैपेसिटी की है। तो आपको ये पता है कि बेस टेबल में जो भी डाटा राइट होगा वो साइमल्टेनियसली जो है बैकएंड पे आपका प्रोपेगेट करेगा GSI में। लेकिन वो प्रोपेगेशन जो है फेल होने लगेगा, वो थ्रॉटल करेगा, क्योंकि जो आपका इंडेक्स है उसकी राइट कैपेसिटी बहुत कम है लेकिन टेबल की ज़्यादा है। तो टेबल में डाटा फास्ट आएगा, इंडेक्स में मूव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक मतलब केस है जिसमें थ्रॉटलिंग होती है। तो कंज्यूम वर्सेस प्रोविजन, कंज्यूम और प्रोविजन में डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कैपेसिटी है वो जेन्युइनली ज़्यादा है, मतलब आपकी टेबल में ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन जो आपके प्रोविजन कर रखा है, जो आपको लगता है कि आपकी टेबल के लिए सही है, वो एक्चुअली में कम है। तो उस केस में आपको बढ़ाना पड़ेगा कैपेसिटी। तो हॉट पार्टीशन या हॉट की अगर हम बात करें तो कुछ हर केस में जो है कैपेसिटी बढ़ाने से काम नहीं होगा, मतलब उसमें आपको की भी फिक्स करनी पड़ सकती है। जैसे कि उसका सिंपल एग्जांपल है हॉट पार्टीशन। हॉट पार्टीशन की वीडियो में हमने बताया था कि आप अगर कैपेसिटी बढ़ाएंगे भी तो भी इशू फिक्स नहीं होगा, आपको पहले की को फिक्स करना पड़ेगा कि आपकी जो पार्टीशन की है उसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टली हो। तो ये एक मतलब ये एक साइट है, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो फिक्स है वो किस तरह का है। मतलब हॉट पार्टीशन में अगर आप कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और अगर आपका जो कैपेसिटी है वो कंज्यूम, मतलब जितना आपने प्रोविज़न कर रखा है उसको नेचुरली ब्रीच कर रहा है, तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल डाटा मॉडलिंग पे ध्यान नहीं देना। उस केस में आपको बस सिंपली अपना प्रोविज़न बढ़ाना है। तो 3 मैट्रिक्स हैं जो बेसिकली आपको देखने हैं क्लाउड वॉच में, और आपको ध्यान रखना है कि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी टेबल थ्रॉटल कर रही है या नहीं, जो कि कंज्यूम राइट कैपेसिटी है, प्रोविजन राइट कैपेसिटी यूनिट्स हैं, और राइट थ्रॉटल इवेंट्स हैं। तो ये अगर आप मॉनिटर करेंगे रीड राइट के लिए तो आपको क्लियर पिक्चर मिलती रहेगी कि आपका कैपेसिटी कैसे काम कर रहा है। तो कॉस्ट कंट्रोल की कुछ चेकलिस्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पिक द राइट बिलिंग मोड, मतलब पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बिलिंग मोड क्या है, ऑन डिमांड है, प्रोविजनड है, या आपको ऑटो स्केलिंग किस हिसाब से कॉन्फ़िगर करनी है। तो वो आपके टेबल के ट्रैफिक पैटर्न पे डिसाइड करेगा। बेस्ट है कि आप पहले ऑन डिमांड कर लें और फिर उसको प्रोविजन में कन्वर्ट करें। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, मतलब ये एक बहुत अच्छा लेवरेज है, क्योंकि ये आपका पर क्वेरी पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ है। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए तो इवेंचुअल पर ही यूज़ करें, बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है, तो इट्स गुड। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और कंट्रोल योर प्रोजेक्शंस के बारे में मैंने ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस वाली वीडियो में बात की थी कि अगर आप इंडेक्स बना रहे हैं तो उसमें सारे एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके जो डाटा स्टोरेज है वो बढ़ा देगा, उससे आपकी कैपेसिटी ज़्यादा, राइट कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, रीड भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो जितना डाटा आपको सेकेंडरी इंडेक्स में चाहिए सिर्फ उतना ही प्रोजेक्ट कीजिए। माइंड राइट एम्पलीफिकेशन, तो GSI मल्टीपल्स ऑफ राइट कॉस्ट, मतलब कि आप जितने ज़्यादा इंडेक्सेस बना रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो है आपका जो है राइट कैपेसिटी कंज्यूम होगा। मतलब बेस टेबल में आपने एक राइट करा, लेकिन आपके 10 ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस हैं तो 10 आपकी राइट कैपेसिटी यूनिट यूज़ होंगे। फिर हम TTL की बात करते हैं। अब जैसे TTL का मैं जो है एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि आपको जो है ना DynamoDB एक फीचर देता है कि आप डाटा को एक्सपायर कर दीजिए और वो टेबल से उस आइटम को डिलीट कर देगा, और वो फ्री होता है। मतलब TTL फीचर में आप जब एक्सपायर करेंगे किसी रिकॉर्ड को तो उसका डिलीशन भी फ्री होता है, तो वो बहुत अच्छा फीचर है कॉस्ट सेव करने का। राइट साइज योर आइटम्स, अब एक और तरीका होता है कि जैसे आपके जो आइटम साइज़ है, क्योंकि जो आपकी रीड कैपेसिटी है, राइट कैपेसिटी है, वो केबीज़ में काम कर रही है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि आपका आइटम का जो साइज़ है वो कम से कम रहे तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप कुछ ऐसा डाटा राइट कर रहे हैं जो जो ज़्यादा है, मतलब 1 MB तक जा रहा है या कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप कंसिडर करिए, देखिए कि अगर आप उसको S3 में मूव कर सकते हैं और आप सिर्फ उसका मेटा डाटा स्टोर करिए, तो एक बहुत अच्छा एफिशिएंसी आपको मिलेगी और कॉस्ट ऑब्वियसली सेव होगी बहुत।
कंसिडर टेबल क्लासेस। अब टेबल जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो दो टाइप का क्लास हम मतलब दो टाइप की स्टोरेज हम ऑप्ट कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और एक होता है कि और एक होता है आई थिंक क्लासिकल इट इज़ देयर। तो मतलब एक में क्या है कि आपको अगर जो डाटा है वो ऐसा होगा कि अगर आपने स्टोर करा, आप उसे फ्रीक्वेंटली आप टेबल यूज़ कर रहे हो अपनी, तो आपको वो चूज़ करना है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और एक क्लास आपकी ऐसी है जिसमें कि आप डाटा ना आपने टेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका मतलब आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते उस टेबल को। टेबल बना दी लेकिन उसको यूज़ ही बहुत कम होता है। तो उसमें आप क्लास को चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड आइए मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, और उसमें आपकी कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन जो है डाटा का वो कम हो जाता है। और तीसरा जो है हाँ मतलब एक और जो पॉइंट है वो है रिज़र्व कैपेसिटी स्टेबल। तो कमिट टू बेसलाइन, हाँ मतलब आप मतलब आप एटलीस्ट 2-3 साल के लिए 3 साल के लिए आप कैपेसिटी को रिज़र्व कर लीजिए। उससे आपका ये ऑप्शन है कि अगर आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं प्रॉड में, आप हर वक्त डायनामोडीबी यूज़ कर ही रहे हैं, तो मतलब आपकी कुछ कैपेसिटीज़ जो हैं पर ईयर के बेसिस पे आप अपफ्रंट कॉस्ट देके उस पर डिस्काउंट ले लीजिए, तो आपको बहुत चीप पड़ता है। तो फ्री डिलीट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसमें डायनामो में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप है ना पर आइटम जो है हर आइटम पे एक TTL एक्सपायर सेट कर सकते हैं, मतलब कि यूनिक्स टाइम स्टैम्प आप उसमें डाल देंगे और वो जब टाइम आएगा फ्यूचर डेट पर, तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद या कुछ मिनट्स बाद या घंटों बाद, तो वो जो डाटा है एक्सपायर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो जो डिलीट है वो एकदम फ्री है, तो आपका टेबल से डाटा भी रिमूव हो गया, आपकी डिलीट का जो रिक्वेस्ट है उसकी आपको कोई कॉस्ट भी नहीं देनी क्योंकि वो डीबी डायनामो अपने एंड से कर रहा है। तो इनेबल आप कर सकते हैं उसको, आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा और डायनामो डीबी जो है आपका डाटा डिलीट कर देगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डिलीशन है ना वो एकदम इंस्टेंट नहीं होता, तो वो 48 आवर्स के बीच में कभी भी आपका डाटा डिलीट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने TTL एक्सपायर है तो आप अपना जो डिज़ाइन है, कई बार जो डेवलपर्स हैं ना वो ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि TTL है और इस टाइम पे मेरा डाटा एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं इसको एक कैश की तरह यूज़ कर लूँ, मतलब कि मेरे को इस टाइम के बाद 2 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद ये डाटा नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 दिन के बाद वो डिलीट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, AWS जो है 48 आवर्स तक ले सकता है डाटा को डिलीट करने के लिए। तो अपना डिज़ाइन इस बेसिस पे मत डिज़ाइन कीजिए कि जो है डाटा आपका एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प पे डिलीट हो जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है डिलीट होने में। तो ओके आई थिंक हाँ एक और मतलब थोड़ा ऑप्शन होता है डिलीट में, जो एक मतलब बेनिफिट होता है कि आप इस डाटा को स्ट्रीम भी कर सकते हैं, कि जो डाटा एक्सपायर हो सकता होने वाला है या हो जाएगा, जब वो होगा वो ट्रिगर जब क्रिएट होगा तो आप उसको स्ट्रीम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं डेमो की बात करता हूँ, मतलब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं प्रोविजनिंग की, कि हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस के लिए जो कैपेसिटी डालनी होती है, कॉन्फ़िगर करनी होती है, वो कहाँ पे हम डालते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं और इसमें अभी हमने पिछली वीडियोस में देखा था, आप सिंपल एक टेबल बनाते हैं, पार्टीशन की देते हैं, सॉर्ट की ऑप्शनल होता है और आप टेबल पे सिर्फ बाकी सब आप डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट टेबल कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैपेसिटी प्रोविज़न कैसे करते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लेते हैं तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। टेबल क्लास है स्टैंडर्ड, यानी कि जो टेबल का क्लास मैंने आपको बताया था कि टेबल आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या स्टैंडर्ड में से चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से जो स्टैंडर्ड है वो कॉस्टली होता है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस चाहिए होता है, और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जो है आपको जो डाटा है थोड़ा डिले से आई थिंक मिलता है। मैं श्योर नहीं, पर चेक करूँगा, लेकिन जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कैपेसिटी मोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन डिमांड है, अगर आप कस्टमाइज सेटिंग्स पे जाते हैं तो आप उसको ऑन तो फिर आप प्रोविज़न कर सकते हैं। जो रीड कैपेसिटी यूनिट है, राइट कैपेसिटी यूनिट है, वो आपका जो है ऑन डिमांड के में जो है कॉन्फ़िगर नहीं होता, कुछ नहीं शो करेगा क्योंकि वो अपने आप जो है स्केल करेगा। अब जो लोकल सेकेंडरी इंडेक्स है ये भी हमने नहीं बनाया है, और लेकिन ये जो एलिजिबल एडिटेबल आफ्टर क्रिएशन है, मतलब ये बता रहा है कि हाँ लोकल सेकेंडरी इंडेक्स भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, और ये आपका
अभी बनाना पड़ेगा टेबल क्रिएशन के वक्त, अदरवाइज़ बाद में नहीं बना सकते, ये आप बाद में बना सकते हो। बाकी जो है इंक्रिप्शन या डिलीट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, जिस पे जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो लेट्स गो टू कस्टमाइज सेटिंग्स। तो कस्टमाइज में मैं जाऊँगा तो आप ये सब चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रिकमेंडेड फॉर टेबल दैट स्टोर डाटा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड विद स्टोरेज एज अ डोमिनेंट टेबल कॉस्ट। तो इससे जो है कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड में आपका जो है डोमिनेंट जो टेबल कॉस्ट है, रीड राइट मतलब आपको फ्रीक्वेंट रीड राइट करना है तो आप उस बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए। अभी मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपका स्टैंडर्ड ही यूज़ होगा। अब ये आपका कैपेसिटी कैलकुलेटर है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि आपकी टेबल कितना कॉस्ट करेगी, तो ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर इन्होंने दे रखा है जिसमें कि आप चेक कर सकते हो आपका किस कैपेसिटी को कॉन्फ़िगर करने से आपका कितना कॉस्ट आएगा। तो इसको एक रफली कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपका जो आइटम साइज़ है, मैं मान के लेता हूँ कि मेरा 4 KB है, जो कि एक रीड कैपेसिटी यूनिट की जो लिमिट होती है उतना, और आइटम जो रीड पर सेकेंड है, मुझे 1 करना है, या आइटम राइट भी मैं 1 रख लेता हूँ। और ये यहाँ पर आप आइए, ये ना बड़ा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीड कंसिस्टेंसी। बाय डिफ़ॉल्ट इवेंचुअल रीड कंसिस्टेंट पे आपको 1 रीड कैपेसिटी ही चाहिए, मतलब एक आइटम अगर आपको रीड करना है तो चलिए इसको सिंप्लिसिटी के लिए ना, मतलब इसको मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है, और आइटम राइट को भी मैं 100 कर लेता हूँ। तो देखेंगे आप कि जैसे फॉर एग्जांपल इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के केस में, या इसको ना मैं एक मिनट, आपका हमने उस टेबल में कितना करा था, 500 था ना, 500 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 500 कर लेता हूँ। तो उसकी और उस जो हमने मतलब वीडियो में एग्जांपल लिया था उसमें 6 KB का डाटा था, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपका जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो कैसे हमने कैलकुलेट करा है, वो सही आ रहा है या नहीं। तो इसमें आप देखेंगे 6 KB का साइज़ है डाटा का, तो 2 मतलब कि यूनिट यूज़ होंगे क्योंकि वो 8 पे राउंड ऑफ होगा। तो 500 जो है मुझे चाहिए रीड के लिए, और 500 मुझे राइट के लिए चाहिए। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होगा तो आपका रीड कैपेसिटी 5 ही आ गया। लेकिन ये 5 इसलिए आया है क्योंकि 500 इसलिए आया है क्योंकि ये 4 KB की जगह 8 है, मतलब अगर मेरा डाटा 4 KB का है तो और कम हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली अगर मैं 1 रीड यूनिट कंज्यूम करूँ तो मेरा 1 भी नहीं लगेगा क्योंकि मेरा इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है। अब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के केस में आपने देखा कि 4 KB के डाटा को, जिसको 1 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, वो एकदम हाफ हो गया है, मतलब आपको सिर्फ आधे चाहिए। अब मैं इसी को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग करा तो जो रीड कैपेसिटी यूनिट है वो 500 हो गया है इस केस में, मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट में आपको 1 रीड कैपेसिटी लगेगा 4 KB के डाटा के लिए, और राइट कैपेसिटी तो आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि एक मिनट सॉरी इसमें स्टैंडर्ड में मतलब जो है इसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है, क्योंकि वैसे आपका 1000 लगता है, क्योंकि अगर हम इवेंचुअल की बात करें तो मतलब जस्ट आपको एक डेमो के लिए मैं दे रहा हूँ, मतलब आपके माइंड में जो भी सिनेरियो है आप उसको यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो और आप इजीली पता कर सकते हो कि आपकी पर मंथ टेबल की कॉस्ट कितनी आएगी इस कैपेसिटी यूनिट्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है जिसको आप अपनी टेबल के लिए यूज़ करिए और देखिए आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब यहाँ पर ये सिर्फ कैलकुलेटर है, ये आपको एस्टिमेट देगा, और ये आपका ऑन डिमांड मोड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल ऑन डिमांड मोड पे रहती है, क्योंकि जब भी आप कोई टेबल छोटी बनाते हैं तो ऑन डिमांड मोड में का बेनिफिट ये है कि अगर आपने टेबल में यूज़ नहीं करा, टेबल बना ली लेकिन उसे यूज़ नहीं करा, तो आपको कोई बिल नहीं आएगा, क्योंकि आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रही, तो ऑलमोस्ट मतलब निग्लिजिबल बिल है आपका, स्टोरेज का बिल आएगा बस, डाटा जितना स्टोर्ड है। अब प्रोविज़न पे आ जाते हैं। प्रोविज़न जो है इसमें वही सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी, कि जैसे हमने बताया था कि ऑटो स्केलिंग में मतलब मिनिमम कैपेसिटी आप कितनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हैं, मतलब कि ये आपकी कैपेसिटी यूनिट्स हैं कि मिनिमम 1 कैपेसिटी यूनिट जो है मेरी रीड की जो है ये प्रोविज़न करके रखेगा। 10 मैक्सिमम मतलब 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, और टारगेट यूटिलाइजेशन 70। इसको सिंप्लिसिटी के लिए ना मैं 1000 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 1400।
यानी कि अगर मेरी कैपेसिटी 1000 है मिनिमम, तो इतनी तो ये प्रोविज़न कर देगा जो कि मुझे बिल करेगी, क्योंकि प्रोविज़न में ये बात बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्रिटिकल चीज़ है। अगर आप कोई डेमो या मतलब स्टूडेंट हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, आप ट्रायल वगैरह कर रहे हैं इसका, तो ये कैपेसिटी मोड आप मत चूज़ करिए, क्योंकि ये अगर आपने बढ़ा दिए तो और टेबल बनी छोड़ दी तो मंथ के एंड पे आपका अच्छा खासा बिल आ जाएगा। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्टूडेंट्स के लिए। ओनली जो प्रोफेशनल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं टेबल, जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ केस है तभी आप प्रोविज़न पे जाइए, या फिर इसका काउंट बहुत मिनिमल रखिए, 1 2 3 4 5, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 70% मतलब कि जब 700 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएँ तब ये बैक एंड पे कैपेसिटी को बढ़ा दे, इस टेबल की प्रोविज़न कैपेसिटी मेरी बढ़ानी शुरू कर दे, और ये आपको 1400 तक ले जाएगा। उसी तरह राइट का है। तो अभी मैं कुछ कन्फिगर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। और ये वार्म थ्रूपुट है। जैसे ये क्या होता है कि आपकी जो टेबल, ये जो है ना, AWS अपने आप मैनेज करता है। ये ऑन डिमांड या प्रोविजन के केस में ये देखता है कि मिनिमम कितनी यूनिट्स जो हैं वो प्रोविजन, मतलब इसको करके रखनी है, मतलब उतनी कैपेसिटी है बिल्कुल आपकी टेबल में, एज हर वक्त आपको देगा। मतलब चाहे आप टेबल कन्फिगर करते आप उसे यूज़ करो ना करो, लेकिन आपका प्रोविजन करके रखेगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ 1000 डाला ना, तो इसने मिनिमम 1000 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम 10 कर दूंगा ना, तो ये मिनिमम यहाँ पे 10 रखेगा। जनरली ये हम चेंज नहीं करते हैं, AWS अपने आप मैनेज करता है। तो ये सेकेंडरी इंडेक्सेस हैं जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अपने आप इस वाले डेमो को ट्राई करना, सेकेंडरी इंडेक्स आप यहाँ बना सकते हो। और ये आपकी रीड राइट कॉस्ट का एस्टिमेट जैसे ये बताता है, जो मैंने अभी यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये कैलकुलेटर में तो यहाँ दिखा रहा था, लेकिन ये जो एक्चुअल मेरी वैल्यूज़ मैंने यहाँ सेट करी हैं तो यहाँ दिखा देगा। तो ये अदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं जैसे इनक्रिप्शन वगैरह के लिए, तो अभी इसको हम स्किप करते हैं। तो ये डेमो का पर्पस था आपको एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाना कि कहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी को प्रोविज़न करते हैं, मतलब क्लास या ऑन डिमांड प्रोविज़न। तो इट्स वेरी सिंपल। तो अब फ्रेंड्स हम मूव करते हैं रिकैप पे, एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। तो हमने देखा कि कैपेसिटी राउंड अप, हाफ फॉर इवेंचुअल, डबल फॉर ट्रांजैक्शंस, मतलब इसमें एक ऑप्शन ट्रांजैक्शन भी था जो मैंने आपको ड्रॉप डाउन में दिखाया था कि अगर आपका इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है तो सबसे कम कॉस्ट आएगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग रीड है तो कॉस्ट डबल हो जाएगा, और एक ट्रांजैक्शनल लेवल का जो अगर आप रीड और राइट कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा। तो ऑन डिमांड जो है स्केल इंस्टेंसी प्रोविजन इज़ चीपर, बट उसका स्केल थोड़ा स्टेडी होता है। मतलब ऑन डिमांड जो है बहुत फास्ट स्केल करता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपका स्पाइक्स बहुत शार्प हैं तो आप ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग लॉग लैग्स ऑन सडन स्पाइक, तो जैसे प्रोविजन में आप जब ऑटो स्केलिंग करते हैं तो वो जो है थोड़ा सा स्पाइक्स जब आएंगे तो शार्प अगर स्पाइक है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ऑटो स्केलिंग। तो उस केस में आपको थोड़ा ऑटो स्केलिंग में परसेंटेज में भी आप कम कर सकते हो, मे बी 50-70 की जगह 50-60% पर ही वो स्केल कर जाए, इस तरह से। या ऑन डिमांड यूज़ करिए। थ्रॉटलिंग के बारे में मैंने बता दिया कि किस किस केसेस में थ्रॉटलिंग होता है, आपको उसको कैसे डील करना है। आपको क्लाउड वॉच मैट्रिक्स बेसिकली थोड़ा सा मॉनिटर करना है अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए टेबल की, या फिर आप जो है क्लाउड वॉच इनसाइट्स इनेबल कर सकते हैं हॉट पार्टीशंस देखने के लिए। बस्ट या एडाप्टिव कैपेसिटी जो है वो मतलब वो ये होता है, जैसे AWS जो है वो थोड़ा सा स्पाइक खुद मैनेज कर लेता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कभी आपके ट्रैफिक में थोड़ा सा स्पाइक आया तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त ही कैपेसिटी चाहिए। तो कुछ कैपेसिटी जो है AWS जो है खुद भी मैनेज कर लेता है। बिलिंग मोड, इवेंचुअल रीड TTL फर्स्ट, मतलब आपको बिलिंग मोड चेक करना है अपना, और इवेंचुअल रीड्स है या नहीं, रीड राइट है, और TTL का आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को डिलीट करने के लिए। तो यू नाउ अंडरस्टैंड मैकेनिज्म, मतलब आपको अब पता है कि कीज़, पार्टीशन, क्वेरी, इंडेक्स, कैपेसिटी, कॉस्ट, ये सब कैसे काम करता है। और एवरी प्रिमिटिव DynamoDB ऑफर्स विच सेटअप रियल चैलेंज, वन पीपल गेट मोर स्ट्रॉन्ग। तो
अभी जो नेक्स्ट वीडियो है बेसिकली मैं उसके बारे में ये बात करने वाला हूँ कि सिंगल टेबल डिज़ाइन क्या होता है। फॉर एग्जांपल टेक ए रियल ऐप जिसमें ऑर्डर्स हैं, यूज़र्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और मॉडल इट इन वन टेबल, द मोस्ट पावरफुल आइडिया इन डायनामोडीबी, जो कि कई बार मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। ओके। Okay, thanks for watching this video. See you in next video. If you like this, please press like and subscribe the channel.